नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 5 पर बात करेंगे, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द रियलिटी। पिछले अध्याय में हमने कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ दिलचस्प मिथकों पर बात की थी। वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी, वो गायब हुए खंड, ह्यूम और तिब्बती महात्माओं की कहानियां, वो सब साफ करना जरूरी था ताकि हम असली कहानी समझ सकें। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आजादी तक राष्ट्रीय आंदोलन को लीड किया, असल में बनी कैसे। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहली बात जो बिपिन चंद्रा साफ करते हैं वो ये कि 1885 में कांग्रेस का बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, कोई हिस्टोरिकल एक्सीडेंट नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे किसी एक व्यक्ति जैसे ह्यूम या डफरिन की सोच का नतीजा मानना इतिहास को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना होगा। असल में ये उस राजनीतिक चेतना, उस पॉलिटिकल अवेकनिंग का नतीजा था जो 1860 और 70 से पनप रही थी। हाँ, और 1870s के आखिर और 1880s की शुरुआत में काफी तेज हो गई थी। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, सालों की प्लानिंग और छोटे छोटे माइलस्टोन्स के बाद आखिरकार लॉन्च होता है, कुछ वैसा ही था ये। तो ये कहना कि 1885 बस वो साल था जब सब कुछ एक साथ आया, एक कल्मिनेशन पॉइंट था। एग्जैक्टली 1885 तक आते आते जो पॉलिटिकली अवेयर भारतीय थे, जो उस वक्त के मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अब खुद को सिर्फ किसी छोटे मोटे ग्रुप जैसे किसी प्रांत के जमींदार या व्यापारियों के प्रवक्ता के तौर पर नहीं देख रहे थे। उनका नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव बदल चुका था। कैसे बदला था ये नजरिया? What was the shift? शिफ्ट ये था कि वे अब खुद को एक विदेशी शासन के सामने पूरे राष्ट्र के हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट के प्रतिनिधि के तौर पर देखने लगे थे। ये सोच उभर रही थी कि हम सब भारतीय हैं और इस कॉलोनियल रूल के सामने हमारे साझा हित हैं, हमारी कॉमन ग्रीवियंसेस हैं। वे एक तरह से एक नेशनल पार्टी की तरह सोचने और काम करने लगे थे। भले ही वो फॉर्मल स्ट्रक्चर बाद में बना, ये सालों की मेहनत, छोटे छोटे संगठन, सभाएं, लेख, बहसें, इन सब का नतीजा था जो 1885 में कांग्रेस के रूप में सामने आया। और ये जो नई संस्था बनी, ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं थी, इसका मकसद कुछ बड़ा था। हाँ, इसका मकसद बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक और संगठन नहीं था, इसे एक अखिल भारतीय मंच, एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म बनना था, जहां देश भर के राष्ट्रवादी नेता मिल सकें, विचार विमर्श कर सकें, रणनीति बना सकें। ठीक है। इसे एक आयोजक, एक ऑर्गेनाइजर बनना था जो राष्ट्रीय आंदोलनों को दिशा दे। इसे एक मुख्यालय, एक हेडक्वार्टर्स की तरह काम करना था। और सबसे बड़ी बात, इसे उस नई राष्ट्रीय भावना और राजनीति का प्रतीक, सिंबल बनना था जो पूरे देश में आकार ले रही थी। ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को आवाज देने वाली थी। जाहिर है ये सब बदलाव ब्रिटिश हुकूमत की नजरों से छिपे नहीं होंगे। वो लोग भी तो देख रहे होंगे कि ये भारतीय क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश ऑफिशियलिज्म इसे बहुत ध्यान से देख रहा था। कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले जो ये राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही थीं, अंग्रेज अफसरों को उसमें खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। अच्छा। हाँ, वो इसे शक और एक तरह के बुरे पूर्वाभास, अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग के साथ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। उन्हें डर किस बात का था? क्या उन्हें 1857 जैसा कोई दोबारा होने का डर था? वो म्यूटनी कॉम्प्लेक्स वाली बात? कुछ हद तक म्यूटनी कॉम्प्लेक्स तो था ही। 1857 का डर उनके जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं था। जैसे जैसे ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ीं, उनके मन में डिसलॉयल्टी, सेडिशन यानी राजद्रोह और आयरलैंड जैसे आंदोलनों का डर गहराने लगा। आयरलैंड जैसा क्यों? क्योंकि आयरलैंड में लगातार राष्ट्रवादी आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के लिए सिरदर्द बने हुए थे, तो उन्हें चिंता थी कि कहीं भारत भी उसी रास्ते पर ना चल पड़े। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि उनका ये शक काफी हद तक सही भी था। सही था? कैसे? भले ही उस वक्त के राष्ट्रवादी नेता खुलकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगें ऐसी थीं जो कॉलोनियल सिस्टम की नींव को हिला सकती थीं, अनजाने में ही सही। ये दिलचस्प है क्योंकि अगर हम उस वक्त की मांगों को देखें, जैसे आपने कहा, तो वो आज के हिसाब से काफी माइल्ड या नरम लगती हैं। जैसे सोर्स में लिस्ट दी है, टेक्सटाइल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम ना हो,
भारतीय उद्योग के हित में। अफगानिस्तान या बर्मा में और एक्सपेंशन न हो जिसका खर्चा भारत पर पड़ता था। हथियार रखने का अधिकार मिले भारतीयों को। प्रेस की स्वतंत्रता हो। बिल्कुल। सैन्य खर्च में कमी की जाए, अकाल राहत पर ज्यादा खर्च हो। सिविल सेवाओं का इंडियनाइजेशन हो। भारतीयों को सेमी मिलिट्री वॉलंटियर कोर में शामिल होने दिया जाए। भारतीय जजों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिले। वो इल्बर्ट बिल वाला मामला। हाँ। ब्रिटिश मतदाताओं से अपील कि वो भारतीयों की सुनने वाली पार्टी को वोट दें। सुनने में तो लगता है कि ये तो बेसिक राइट्स या वाजिब सुधारों की मांगे हैं। इसमें इतना सबवर्सिव क्या था? एग्जैक्टली सतह पर देखने पर और खासकर अलग अलग करके देखें तो ये मांगे बहुत नरम लगती हैं। लगता है कि कोई भी ठीक ठाक सरकार इन्हें मान लेगी, लेकिन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में मामला अलग था। ये ऐसी मांगें थीं जिन्हें एक औपनिवेशिक शासन, अ कॉलोनियल रेजीम, आसानी से मान ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मान सकता था? मानने में क्या दिक्कत थी? What was the core issue? दिक्कत स्ट्रक्चर में थी। इन्हें मानने का मतलब था अपनी सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली करना, अपनी हेजमोनी, अपना वर्चस्व कमजोर करना। आप सोचिए ना, अगर भारतीय जज अंग्रेजों पर मुकदमे चलाने लगें, अगर भारतीयों को हथियार रखने की आज़ादी मिल जाए, अगर प्रेस बिना रोक टोक सरकार की आलोचना करने लगे, अगर ज्यादा भारतीय ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर आ जाएं, तो क्या वो रूलिंग रेस वाला रुतबा, वो दबदबा कायम रह पाएगा? नहीं, वो तो मुश्किल है। If we connect this to the bigger picture, कॉलोनियल पावर का लॉजिक ही इसी इनइक्वालिटी और कंट्रोल पर टिका था। इसलिए कोई भी मांग, चाहे वो कितनी भी जायज क्यों ना लगे, अगर वो उस पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है तो वो व्यवस्था के लिए इनहेरेंटली सबवर्सिव यानी विनाशकारी होती है, भले ही वो क्रांति की बात ना कर रही हो। वाह, मतलब ये वैसे ही है जैसे किसी बहुत सख्त स्कूल में बच्चे कहें कि हमें लाइब्रेरी में अपनी मर्जी की किताबें पढ़ने दो। सुनने में तो हार्मलेस लगता है, पर अगर स्कूल का पूरा डिसिप्लिन इसी पे टिका हो कि बच्चे सिर्फ सिलेबस की किताबें ही पढ़ेंगे, तो ये छोटी सी मांग भी अथॉरिटी को चैलेंज कर देती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये मांगे नरम दिखती थीं, पर कॉलोनियल ढांचे की जड़ों पर चोट कर रही थीं। और ये जो नई राजनीतिक लहर आई 1875 से 1885 के बीच, इसके पीछे कौन लोग थे? क्या ये वही पुराने नेता थे जो पहले से सक्रिय थे? बताता है कि ये पॉलिटिकल थ्रस्ट ज्यादातर युवा और पहले के नेताओं के मुकाबले अधिक कट्टरपंथी, मतलब रैडिकल राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों की देन थी, जो इसी दौरान राजनीति में सक्रिय हुए थे। अच्छा। हाँ, उन्हें लग रहा था कि जो पुरानी संस्थाएं हैं वो अब वक्त की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं। उनके कार्यक्रम, उनकी राजनीतिक गतिविधियां, उनके सामाजिक आधार सब बहुत संकीर्ण थे, नैरोली कंसीव्ड थे। पुरानी संस्थाओं में क्या कमी आ गई थी? जैसे बंगाल की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का उदाहरण लें। वो धीरे धीरे जमींदारों के हितों तक सिमट गई और उसका जो शुरुआती एंटी ब्रिटिश एज था वो कम हो गया। बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो लगभग इनएक्टिव या कहें मोरिबंड, मतलब मृत प्राय हो चुकी थी। उनमें कोई खास दम नहीं बचा था, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी हो गई थीं। तो इन युवा नेताओं ने क्या किया? अपनी अलग दुकानें खोली, जैसा आपने पहले इशारा किया था, एक तरह से नई स्टार्टअप्स। हाँ, एक तरह से वही हुआ। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे नेताओं ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई, जिसका आधार ज्यादा व्यापक था, सिर्फ जमींदार नहीं। ठीक है। मद्रास में एम वीरा राघवाचार्यर, जी सुब्रमण्या अय्यर, पी आनंद चार्लू जैसे युवाओं ने 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव रखी। और बॉम्बे में? बॉम्बे में केटी तेलांग और फिरोज शाह मेहता जैसे ज्यादा जुझारू, मतलब मिलिटेंट बुद्धिजीवियों ने पुराने नेताओं जैसे दादा भाई फ्राम जी और दिनशा पेटिट से राजनीतिक आधार पर अलग होकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई। क्या कोई पुरानी संस्था बची थी जो प्रभावी हो, जिसका जिक्र हो? पुरानी संस्थाओं में पूना सार्वजनिक सभा एक अपवाद थी। वो पहले की तरह ही सक्रिय रही, लेकिन इसकी वजह ये थी कि वो पहले से ही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के नियंत्रण में थी, इसलिए उसमें वो ठहराव नहीं आया था जो बाकियों में आ गया था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल पुरानी बड़ी कंपनियां ब्यूरोक्रेटिक हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, तो यंग लोग अपनी नई एजाइल स्टार्टअप खोल लेते हैं जो ज्यादा तेजी से अडॉप्ट करती है। इन नई एसोसिएशंस ने निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल में नई ऊर्जा भरी होगी, और इस नई राजनीतिक चेतना का एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर था राष्ट्रवादी प्रेस का उदय। सोर्स बताता है कि इसी दौर में वो सारे बड़े राष्ट्रवादी अखबार शुरू हुए जिन्होंने अगले कई दशकों तक
भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। कौन कौन से थे ये, नाम याद दिलाइए जरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। द हिंदू जो मद्रास से निकलता था, लाहौर से निकलने वाला द ट्रिब्यून, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से जुड़ा द बंगाली और लोकमान्य तिलक के मराठा जो अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में। हाँ, केसरी और महाराता। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, ये जनमत पब्लिक ओपिनियन तैयार करते थे, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करते थे और सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे। ये नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने और फैलाने का बहुत बड़ा माध्यम बने। और इसमें अमृत बाजार पत्रिका का जिक्र भी है। वो कैसे अलग थी, वो तो पहले से थी शायद। अमृत बाजार पत्रिका पहले से चल रही थी, बिल्कुल, और उसका संपादन भी युवा और तेज तर्रार लोग कर रहे थे। इसकी एक खास बात ये थी कि जब सरकार 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाई, हाँ, वो देसी भाषाओं के अखबारों पर नकेल कसने वाला एक्ट। एग्जैक्टली, तो इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी अखबार बन गया, रातों रात, ताकि एक्ट की पाबंदियों से बच सके। ये उनकी हिम्मत और चतुराई दिखाता है। कमाल है। आज के दौर में हम सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, लेकिन सोचिए उस जमाने में इन अखबारों का कितना असर रहा होगा। ये लोगों तक पहुंचने, उन्हें मोबिलाइज करने और अलग अलग क्षेत्रों के राष्ट्रवादियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का सबसे पावरफुल टूल थे शायद। बिना किसी शक के। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें, नई पीढ़ी के नेताओं का आना, नई संस्थाओं का बनना, प्रेस का इतना मुखर होना, तो सोर्स का ये कहना सही लगता है कि 1885 तक आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन, एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ आवश्यकता एंड ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी बन गया था। मतलब हालात खुद इसकी मांग कर रही थी। बिल्कुल, और देश भर के राष्ट्रवादी इस जरूरत को महसूस भी कर रहे थे। ऐसे नहीं था कि बस ह्यूम ने आइडिया दिया और सबने मान लिया, जैसा सेफ्टी वाल्व थियरी वाले कहते हैं। रिसर्च बताती है कि 1877 से ही इस दिशा में कई कोशिशें हो रही थीं। लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की जुगत में लगे थे। ये कोशिशें ज्यादा तेज कब हुई? कुछ खास इवेंट्स हुए? ये कोशिशें खासकर 1883 के बाद बहुत तेज हो गईं। उस दौरान काफी इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई। कलकत्ता का एक अखबार था, इंडियन मिरर, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि एक नेशनल बॉडी बननी चाहिए, एक राष्ट्रीय संस्था की जरूरत है। और इंडियन एसोसिएशन ने भी तो कुछ किया था इस दिशा में, आपने बताया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हाँ, इंडियन एसोसिएशन ने, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कर रहे थे, दिसंबर 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया भी था जी। ये एक बड़ी पहल थी। अच्छा। और उन्होंने दिसंबर 1885 में एक और ऐसा ही सम्मेलन करने की घोषणा की थी। जी। यही वजह है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। अरे हाँ, ये सवाल आता है अक्सर। हाँ, क्योंकि वो उसी समय कलकत्ता में अपना दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि द आइडिया वाज इन द एयर। जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। कई लोग अलग अलग स्तर पर कोशिश कर रहे थे। और भारतीयों ने सिर्फ सोचा ही नहीं, किया भी। पिछले 10 सालों में, यानी मोटे तौर पर 1875 से 1885 के बीच, उन्होंने कई मुद्दों पर आंदोलन चलाए थे। क्या इन आंदोलनों ने कांग्रेस के बनने में कोई भूमिका निभाई, अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ाने में? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये आंदोलन एक तरह से कांग्रेस के लिए नर्सरी का काम कर रहे थे। इन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित होना, प्रचार करना, लोगों को साथ लाना सिखाया। इनसे अनुभव भी मिला और आत्मविश्वास भी, और कई बार असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अचानक से प्रकट नहीं हुई, बल्कि इन छोटे छोटे संघर्षों ने जमीन तैयार की। कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे जिन पर ये आंदोलन हुए, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, कई मुद्दे थे। जैसे 1875 से ही कपास पर आयात शुल्क, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटीज का मामला गरमाया हुआ था। मैनचेस्टर के दबाव में सरकार भारत में बने कपड़ों पर टैक्स लगाना चाहती थी और ब्रिटिश कपड़ों पर ड्यूटी हटाना चाहती थी, ताकि उनका माल आसानी से बिके। बिल्कुल, जिसका भारतीय उद्योगपति और राष्ट्रवादी जोरदार विरोध कर रहे थे। फिर 1877-78 के दौरान सरकारी सेवाओं के भारतीकरण
इंडियनाइजेशन की मांग को लेकर बड़ा अभियान चला कि आईसीएस परीक्षा भारत में भी हो, उम्र सीमा बढ़ाई जाए वगैरह। हाँ, लॉर्ड लिटन का जमाना था वो शायद। हाँ, और भारतीयों ने लॉर्ड लिटन के अफगान अभियान का भी विरोध किया था और फिर ब्रिटिश सरकार को दूसरे अफगान युद्ध की लागत में कंट्रीब्यूट करने के लिए मजबूर किया था। प्रेस की आज़ादी का मुद्दा तो आपने बताया ही, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाला। हाँ, भारतीय प्रेस ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से सरकार द्वारा इसे कंट्रोल करने के प्रयासों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। इसी तरह भारतीयों ने शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट के माध्यम से उन्हें निहत्था करने के प्रयास का भी विरोध किया था, क्योंकि वो भेदभावपूर्ण था। अच्छा, और मजदूरों के लिए भी कुछ हुआ? बागान मजदूरों का जिक्र आता है। हाँ, 1881-82 में उन्होंने बागान श्रम, प्लांटेशन लेबर और अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिसने बागान मजदूरों को लगभग दास्ता सर्फडम की स्थिति में डाल दिया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। और फिर आया इल्बर्ट बिल, वो तो काफी बड़ा टकराव था सुना है। हाँ, 1883 के दौरान इल्बर्ट बिल के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया था। बिल का मकसद था भारतीय मैजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना। अभी तक ये अधिकार सिर्फ यूरोपीय जजों को था। तो फिर क्या हुआ? बिल पास क्यों नहीं हुआ ठीक से? वो ये कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने, प्लांटर्स और बिजनेस वालों ने इसके खिलाफ इतना संगठित और जहरीला विरोध प्रदर्शन किया, इतना हंगामा किया कि सरकार को झुकना पड़ा। बिल को इतना बदल दिया गया कि वो लगभग बेअसर हो गया। यूरोपीय लोगों ने इस बिल को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इससे भारतीयों ने क्या सीखा? व्हाट वाज द की टेकअवे? ये तो बड़ी हार थी। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल प्रकरण ने भारतीय राष्ट्रवादियों को एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। बहुत जरूरी। उन्होंने देखा कि उनकी मांग जायज होते हुए भी इसलिए विफल हो गई क्योंकि उनका विरोध बिखरा हुआ था, कोऑर्डिनेटेड नहीं था। मतलब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सब जगह विरोध हुआ, पर एक साथ एक आवाज में नहीं। दूसरी तरफ मुट्ठी भर यूरोपीय लोगों ने पूरे देश में एकजुट होकर कंसर्टेड एक्शन करके अपनी बात मनवा ली। यानी एकता में ही बल है, ये लेसन मिला। जैसे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोटेस्ट कामयाब ना हो, पर सब मिलकर स्टूडेंट यूनियन बनाए तो बात बन जाती है। अंग्रेजों ने दिखा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर क्या होती है। बिल्कुल, और भारतीयों ने ये सबक जल्दी सीखा। इसी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई। जुलाई 1883 में भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कोष, नेशनल फंड जुटाने का एक बड़ा अखिल भारतीय प्रयास किया गया। इंग्लैंड में भी? हाँ, ताकि वहां भी लॉबिंग की जा सके, ब्रिटिश पब्लिक को भारतीय पक्ष बताया जा सके। फिर 1885 में भारतीयों ने केवल यूरोपियन लोगों तक सीमित स्वयं सेवक कोर, वॉलंटियर कोर में शामिल होने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और ब्रिटिश चुनाव? हाँ, और फिर ब्रिटिश मतदाताओं से उन उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील आयोजित की जो भारत के प्रति मित्रवत थे। कई भारतीयों को सार्वजनिक भाषणों और अन्य माध्यमों से ब्रिटिश मतदाताओं के सामने भारतीय पक्ष रखने के लिए ब्रिटेन भेजा गया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब आंदोलनों, चाहे वो सफल हुए हों या असफल, का निचोड़ क्या निकला कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में? निचोड़ ये निकला कि इन सभी छोटे बड़े संघर्षों ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर कांग्रेस रूपी इमारत खड़ी हो सके। इन आंदोलनों ने नेताओं को प्रशिक्षित किया, उन्हें ऑर्गेनाइज करना सिखाया, अभियान चलाना सिखाया, जनता में राजनीतिक चेतना जगाई और सबसे बढ़कर एक अखिल भारतीय मंच की जरूरत को अनिवार्य बना दिया। हर आंदोलन, हर अभियान, हर बहस, हर अखबार का लेख, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसका कल्मिनेशन, जिसका नतीजा हमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में दिखता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का तार्किक, लॉजिकल परिणाम था। तो ये थी कांग्रेस की स्थापना के पीछे की असली कहानी। सालों की मेहनत, बढ़ती राष्ट्रीय चेतना और छोटे बड़े आंदोलनों का नतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो पिछले सेक्शन में हम देख रहे थे कि कैसे कुछ हिस्टोरिकल फोर्सेस जमीन तैयार कर रही थी। अब फोकस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्चुअल फाउंडेशन और उसके शुरुआती दौर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इन सोर्सेस के हिसाब से। सही है, बिल्कुल। सोर्स ये क्लियर करता है कि कांग्रेस का बनना कोई रातों रात हुई बात नहीं थी।
अचानक से नहीं हुआ ये। हाँ, सरप्राइज इवेंट नहीं था। नहीं, ये पिछले कई सालों से जो पॉलिटिकल काम चल रहा था, आप देखें तो अलग अलग जगहों पर लोग एक्टिव थे, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी, उन सब का एक नेचुरल कल्मिनेशन था। अच्छा। एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं। हाँ, जैसे कोई बड़ा इवेंट होता है ना, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो, उसके पीछे महीनों की प्लानिंग चलती है, लॉजिस्टिक्स, स्पीकर्स, एजेंडा, फिर फाइनल डे आता है। बिल्कुल वही। तो 1885 तक सोर्स कहता है वो स्टेज आ गया था जब कुछ बेसिक कॉमन गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना जरूरी हो गया था। हाँ, एक कॉमन डायरेक्शन चाहिए था। हाँ, जिनके लिए मिलकर काम करना था। एक कॉमन डायरेक्शन की सख्त जरूरत थी उस वक्त। राइट। एग्जैक्टली। और ये ऑब्जेक्टिव्स आपस में आप देखेंगे डीपली कनेक्टेड थे, इंटरलिंक थे। ओके। इन्हें पूरा करने के लिए ये जरूरी था कि जो स्कैटर्ड पॉलिटिकल वर्कर्स थे, अलग अलग रीजन्स में काम कर रहे थे, वो एक साथ आए, एक सिंगल ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पर। तो जो लोग 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मिले थे, उनके दिमाग में यही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक यूनिफाइड अप्रोच का वक्त आ गया था। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट ये निकलता है कि कांग्रेस की वैल्यू इस बात में नहीं देखी जानी चाहिए कि उसे किसने शुरू किया। सही। वो एओएम थे या कोई और, उस पर तो डिबेट चलती रहती हैं, बल्कि इस बात में कि शुरुआती सालों में ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए वो कितने पूरे हुए। बिल्कुल सही। फोकस काम पर था, फाउंडर्स की आइडेंटिटी पर उतना नहीं। राइट। फाउंडर्स का रोल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की लेगेसी तो उसके काम से बनती है ना। हाँ, एंड में तो काम ही देखा जाता है। तो पहला और शायद सबसे क्रूशियल ऑब्जेक्टिव था नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण। इंडिया को एक नेशन के रूप में इमेजिन करना और फिर उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाना। नेशन बिल्डिंग। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके साथ के जो थिंकर्स थे, उनका कॉमन नैरेटिव यही था कि इंडिया तो एक नेशन है ही नहीं। हाँ, ये तो उनकी फेवरेट लाइन थी, अक्सर कहते थे। हाँ, कि इंडिया बस एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, अलग अलग रेसेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस का एक कलेक्शन मात्र है, कोई इनहेरेंट यूनिटी नहीं है इन लोगों में। इसलिए इनको हम ही रूल कर सकते हैं। वो डिवाइड एंड रूल का इंटेलेक्चुअल कवर था ये। प्रिसाइजली, एग्जैक्टली। लेकिन अर्ली इंडियन लीडर्स ने इस आर्ग्यूमेंट को बड़ा क्लेवरली काउंटर किया। कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि डाइवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल है, जबरदस्त डाइवर्सिटी है इंडिया में, पर उन्होंने कहा कि इस डाइवर्सिटी के बावजूद हम एक नेशन बन रहे हैं। अच्छा, बन रहे हैं, प्रोसेस में है। हाँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, नेशन इन द मेकिंग, जैसे तिलक और सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया जैसे लीडर्स कहते थे। हम बनने की प्रक्रिया में हैं, अभी बन चुके नहीं हैं, पर बन रहे हैं। नेशन इन द मेकिंग, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कितना डायनामिक है। मतलब मंजिल शायद अभी दूर हो, लेकिन सफर शुरू हो चुका है। हाँ। तो लीडर्स ये समझते थे कि कुछ ऑब्जेक्टिव फोर्सेस तो हैं जो लोगों को करीब ला रही हैं, जैसे कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ, कॉमन लॉज। जी हाँ। ये सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो बना रहे थे। हाँ, पर वो ये भी जानते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस काफी नहीं है। सिर्फ ट्रेन चलने से लोग एक नहीं हो जाते। सही बात। लोगों को सब्जेक्टिव लेवल पर भी जोड़ना पड़ेगा। उनके अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगानी होगी, एक फीलिंग कि हम सब एक हैं। नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना को एक्टिवली प्रमोट करना पड़ेगा। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देना काफी नहीं है, उसमें रहने वालों को एक कम्युनिटी फील कराना भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन जब तक इंटर डिपार्टमेंटल फेस्ट ना हो, कॉमन एक्टिविटीज ना हो, तब तक वो कॉलेज स्पिरिट, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो कांग्रेस का काम था इस नेशनल स्पिरिट को नर्चर करना, इसे पालना बोसना था। ओके। प्रिसाइसली। ये नेशनहुड कोई गिवन चीज नहीं थी, ऐसे ही नहीं मिल गई। इसे कॉन्शियसली कंस्ट्रक्ट करना था, डेवलप करना था, कंसोलिडेट करना था। तो इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी शुरू में। बिल्कुल। और सोर्सेज बताते हैं कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना कांग्रेस का शुरुआती मेन ऑब्जेक्टिव भी था, और बाद में उसकी एक बड़ी अचीवमेंट भी मानी गई। इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं सोर्सेज में? कैसे लीडर्स इसको आर्टिकुलेट कर रहे थे उस टाइम? हाँ, कई हैं। जैसे पी आनंदाचार्लू ने 1891 की अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कांग्रेस को अ माइटी नेशनलाइजर कहा। अ माइटी नेशनलाइजर? हाँ, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को एक राष्ट्र में बांध रही है।
फिर WC बैनर्जी, जो पहले प्रेसिडेंट थे 1885 में, जी। उन्होंने कांग्रेस के 3 बेसिक एम्स बताए थे। हाँ। और उनमें से एक था सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी का फुलर डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन। साफ फोकस था यूनिटी की भावना को बढ़ाने और मजबूत करने पर। तो पहले ही सेशन से ये क्लियर था। बिल्कुल क्लियर था। और वो रशियन स्कॉलर वाला इंसिडेंट, वो क्या था? हाँ, IP मिनायेव, एक रशियन एकेडमिक थे। वो इंडिया में थे और बनर्जी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा इस बारे में। अच्छा। उन्होंने बनर्जी से पूछा कि भाई आप लोग कांग्रेस से प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एंड गोल क्या है, कॉन्क्रीट क्या मिलेगा। प्रैक्टिकल सवाल। हाँ, बनर्जी का जवाब बड़ा सीधा और प्रोफाउंड था। उन्होंने कहा, ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग एंड यूनिटी ऑफ इंडियंस। वाओ, मतलब पॉलिटिकल पावर या रिफॉर्म से भी पहले फोकस इस फाउंडेशनल वर्क पर था, एक कॉमन आइडेंटिटी, एक नेशनल फीलिंग क्रिएट करना। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रिजल्ट था उनके लिए उस स्टेज पर। उस वक्त के मीडिया का क्या रिएक्शन था? जैसे शोर्स में इंदु प्रकाश का जिक्र है। हाँ, बॉम्बे की इंदु प्रकाश ने पहले सेशन पर कमेंट किया था, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था वो कमेंट। उन्होंने लिखा कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, ये नेशनल फीलिंग क्रिएट करने में और दूर दूर के लोगों को कॉमन सिंपैथीज और कॉमन एंड से जोड़ने में बहुत मदद करेगा। तो मीडिया भी इस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा था शुरू से। जी हाँ, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था, ये भी समझना जरूरी है। हाँ, चैलेंजेस तो रहे होंगे। बहुत। लीडर्स समझते थे कि इंडिया की जो एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, रीजन्स, कास्ट्स, उसके चलते यहाँ नेशनल यूनिटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्पेशल एफर्ट्स, जो शायद दूसरी जगहों पर ना करने पड़े। हाँ, जो शायद यूरोप जैसी रिलेटिवली होमोजीनियस सोसाइटीज में जरूरी ना हो। यहाँ यूनिटी को केयरफुली नर्चर करना था, जैसे किसी डेलिकेट प्लांट को पालना होता है, धीरे धीरे, ध्यान से। तो कैसे नर्चर किया? क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए गए इस यूनिटी को फॉस्टर करने के लिए? सिर्फ स्पीचेस से तो काम नहीं चलता है ना? सही कहा, प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए, कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज अपनाई गई जिनका जिक्र सोर्सेज में मिलता है। जैसे कि एक तो था रोटेटिंग सेशंस। कांग्रेस का एनुअल सेशन हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में करने का फैसला हुआ, कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लाहौर। अच्छा, ताकि सब जगह के लोग कनेक्ट फील करें। हाँ, इससे हर रीजन के लोगों को फील हो कि कांग्रेस उनकी है, उनके शहर आ रही है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करने की कोशिश थी ये। ठीक है। और दूसरा, प्रेसिडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन। ये रूल बनाया गया कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस रीजन का नहीं होगा जहां सेशन हो रहा है। इंटरेस्टिंग। इससे क्या फायदा हुआ? इससे लीडरशिप में रिप्रेजेंटेशन डाइवर्स रहता था, कोई एक रीजन डोमिनेट ना करे। इंक्लूसिविटी बढ़ाने का ये एक कॉन्क्रीट तरीका था, सबको लगे कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है टॉप लेवल पर। स्मार्ट मूव। और माइनॉरिटीज के लिए कुछ था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस वक्त कम्युनल फीलिंग्स भी बढ़ रही थीं कुछ हद तक। तो 1888 के इलाहाबाद सेशन में ये रूल पास हुआ, माइनॉरिटी कंसर्न्स 1888 रूल। क्या था इस रूल में? इसमें यह था कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर उस पर हिंदू या मुस्लिम डेलीगेट्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मतलब काफी बड़ी संख्या में ऑब्जेक्ट करती है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो काफी सिग्निफिकेंट था यूनिटी के लिए। सेंसिटिविटी दिखाता है। बिल्कुल, ये सेंसिटिविटी दिखाता है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के कंसर्न्स को एड्रेस करने की, उनके डर को कम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, अगले ही साल 1889 में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म की मांग वाला रेजोल्यूशन आया, तो उसमें एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी क्लॉज 1889 जोड़ा गया। ओके, इस क्लॉज में क्या था?
इसके मुताबिक जिन प्रोविंसेस में पारसीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स या हिंदूज माइनॉरिटी में है, वहां काउंसिल्स में उनके इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने की कोशिश। एग्जैक्टली। अगर किसी कम्युनिटी की 15% पॉपुलेशन है तो कम से कम 15% इलेक्टेड सीट्स उनके लिए हों, ये इंश्योर करना था। ये तो काफी प्रोएक्टिव प्लानिंग लग रही है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को लेके। इस 1889 के क्लॉज का रीजन क्या बताया गया था? सोर्स में लॉजिक क्या था इसके पीछे? सोर्स बताता है कि रेजोल्यूशन मूव करने वाले मेंबर ने रीजन दिया कि इंडिया अभी एक होमोजीनियस कंट्री नहीं है। यहाँ इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि यूरोप के पॉलिटिकल मेथड्स यहाँ सीधे सीधे अप्लाई नहीं किए जा सकते। हाँ, कॉन्टेक्स्ट अलग है। हमें अपने ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से सॉल्यूशंस बनाने होंगे। ये एक बड़ा ही प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल अप्रोच था उस टाइम के लिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना। सही है। और सेक्युलरिज्म का पॉइंट, उस पर क्या स्टांस था कांग्रेस का शुरू से? हाँ, सोर्स इस पर बिल्कुल क्लियर है। अर्ली नेशनल लीडर्स एक सेक्युलर नेशन बनाने के लिए कमिटेड थे। वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स को धर्म से अलग रखा जाए। और कोर प्रिंसिपल था ये, बिल्कुल। और कांग्रेस का अपना कैरेक्टर भी इंटेंसली सेक्युलर था। सभी धर्मों के लोग इक्वल थे उस प्लेटफॉर्म पर। ये जो माइनॉरिटी क्लॉजेस थे ना, 1888 और 1889 वाले, ये इसी सेक्युलर कमिटमेंट का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिलीजियस आइडेंटिटी से स्क्यू ना हो, इसका ख्याल रखा गया। तो ये था पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव, नेशन बिल्डिंग। हाँ, काफी डिटेल काम था ये। बहुत डिटेल्ड। अब आते हैं दूसरे मेजर ऑब्जेक्टिव पर। वो था एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम तैयार करना। एक कॉमन एजेंडा। हाँ, एक ऐसा एजेंडा बनाना जिसके आसपास देश भर के पॉलिटिकल वर्कर्स यूनाइट हो सकें और अपनी एक्टिविटीज को चैनलाइज कर सकें। इससे लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना और मोबिलाइज करना भी आसान हो जाता जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा, ताकि सब एक पेज पर आ सकें। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो इस प्लेटफॉर्म में किस तरह के मुद्दे शामिल किए गए? फोकस कहाँ था? फोकस था उन ग्रीवेंसेस और डिमांड्स पर जो रूलर्स यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सभी इंडियंस के लिए कॉमन थे। वो इश्यूज जो सबको अफेक्ट करते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिलीजन या कास्ट। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी रीजन, रिलीजन या कास्ट के हों। जैसे सोर्सेज हिंट करते हैं, हाई टैक्सेस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन, सिविल लिबर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे मुद्दे जो सबकी तकलीफ थे, कॉमन पेन पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेसिफिक मुद्दे जो शायद डिवाइसिव हो सकते थे, वो डेलिबरेटली साइड में रखे गए होंगे। हाँ बिल्कुल, जिन पर सबकी सहमति ना हो उनको अवॉइड किया गया। कौन से मुद्दे थे ये मेनली? और इसमें सबसे प्रोमिनेंट था सोशल रिफॉर्म का मुद्दा। अच्छा, सोशल रिफॉर्म्स जैसे चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, कास्ट सिस्टम, ये उस वक्त के बड़े बर्निंग सोशल इश्यूज थे। बिल्कुल। लेकिन इन पर लोगों के ओपिनियंस बहुत डाइवर्स थे, अलग अलग थे। हाँ, और अक्सर डीपली इंट्रेंच्ड थे रिलीजियस या ट्रेडिशनल बिलीफ्स में। सेंसिटिव टॉपिक्स थे, बहुत सेंसिटिव। तो कांग्रेस ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो इन सोशल रिफॉर्म के मुद्दों को अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएगी, नहीं डिस्कस करेंगे। ये कांग्रेस के मंच से। ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, यूनिटी के लिए शायद। इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया? इसका रीजन दादा भाई नारोजी ने दिया जब वो 1886 में कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसे एक तरह से रूल की तरह ही एस्टैब्लिश कर दिया। क्या कहा था उन्होंने? एग्जैक्टली सोर्स में है। हाँ, उनके शब्दों में, A national congress must confine itself to questions in which the entire nation has a direct participation. मतलब सिर्फ कॉमन ग्राउंड वाले इश्यूज। हाँ, यानी कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं सवालों तक महदूद रहना चाहिए जिनमें पूरे देश का सीधा इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें सबका इंटरेस्ट कॉमन हो। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सोशल रिफॉर्म्स डिस्कस करने की सही जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर देश बंटा हुआ था, ओपिनियंस डिवाइडेड थे। उनकी लाइन थी, We are met together as a political body to represent to our rulers our political aspirations. क्लियर फोकस। बिल्कुल, हम यहाँ एक पॉलिटिकल बॉडी की हैसियत से इकट्ठे हुए हैं अपनी पॉलिटिकल मांगे रूलर्स के सामने रखने के लिए। सोशल इश्यूज के लिए दूसरे फोरम्स हैं, वहां बात हो सकती है, पर कांग्रेस में नहीं। समझ गया। मतलब फोकस को नैरो डाउन किया गया प्योरली पॉलिटिकल डिमांड्स पर, ताकि जो फ्रैजाइल यूनिटी बन रही थी वो शुरुआत में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार ना हो जाए। सही। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था, पॉलिटिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जैसे आजकल भी होता है कॉलिजन गवर्नमेंट्स में या बड़े आंदोलनों में। हाँ बिल्कुल।
अलग अलग सोच वाले ग्रुप्स जब साथ आते हैं किसी बड़े मकसद के लिए, तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अग्री करते हैं, अपने इंटरनल डिफरेंसेस को टेम्पररी साइड में रखकर, ताकि बड़ा गोल अचीव हो सके। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी थी। यूनिटी को प्रायोरिटाइज किया गया, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा गया जिस पर सब अग्री कर सकें, ताकि जो ओवरआर्चिंग गोल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट बनाना, वो कमजोर ना पड़े। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी ये शुरू से ही। तो ये थे कांग्रेस के शुरुआती फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव्स और उनके पीछे की सोच, जैसा कि इन सोर्सेज में उजागर होता है। नेशन बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स काम और एक यूनिफाइड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की रचना, काफी कुछ कवर किया हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम जरा पीछे चलते हैं, इतिहास की उन गलियों में जहां आज के भारत की नींव रखी जा रही थी। बात करते हैं उस दौर की जब भारत में एक राष्ट्र होने का एहसास, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। हम अक्सर आज़ादी की लड़ाई को बड़े आंदोलनों, नारों और नेताओं के इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ थीं, कैसे पनपीं? खासकर जो शुरुआती कांग्रेस नेता थे, जिन्हें कई बार सिर्फ चिट्ठियां लिखने वाले या याचिकाएं देने वाले मॉडरेट्स कहकर किनारे कर दिया जाता है, उन्होंने असल में क्या किया? क्या वो वाकई सिर्फ अंग्रेजों से नरमी से बात कर रहे थे, या उनका कोई गहरा, ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लान था? स्कूल की किताबों से तो लगता है बस मीटिंग्स हुई, कुछ प्रस्ताव पास हुए, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा परतदार है, एक पूरी जमीन तैयार करने जैसा था। बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स, यानी वो राजनीति जिसमें आम जनता सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है, अपनी राय रखती है, सरकार से सवाल पूछती है, नीतियां बनवाने के लिए दबाव डालती है, संगठित होकर आंदोलन करती है, ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए उस वक्त बिल्कुल नया था, ऑलमोस्ट एलियन था। हाँ, मतलब बिल्कुल नया। सोचिए जरा, सदियों से शासन या तो राजा महाराजाओं, नवाबों का रहा या फिर ब्रिटिश अफसरों का। सत्ता कुछ खास लोगों के हाथ में केंद्रित थी। आम आदमी की जिंदगी में पॉलिटिक्स का मतलब शायद यही था कि राजा कौन है और लगान कितना देना है। ये विचार कि शासन कैसे चले, देश के संसाधन कैसे इस्तेमाल हों, कानून क्या बने, इन सब में आम नागरिक की भी कोई भूमिका हो सकती है, ये सोच ही क्रांतिकारी थी। लोगों को ये समझाना कि राजनीति सिर्फ दरबार या वाइसरॉय के दफ्तर की चीज नहीं, बल्कि गली मोहल्ले, खेत खलियान और आम घरों से जुड़ी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। ये रियलाइजेशन जगाना ही पहला कदम था। हाँ, मतलब पहले तो दिमाग में ये बत्ती जलानी थी कि भाई तुम्हारी भी गिनती है, तुम्हारी भी आवाज है, तुम सिर्फ हुक्म मानने वाले नहीं बल्कि हिस्सेदार बन सकते हो। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि शुरुआती राष्ट्रवादियों का पहला और सबसे बड़ा मिशन यही था? लोगों को पॉलिटिकली जगाना, उन्हें इस नए खेल के नियम समझाना, उन्हें एक तरह से ट्रेन करना कि भाई नागरिक होने का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका पहला, सबसे बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल काम यही था, जनता में राजनीतिक चेतना जगाना, पॉलिटिकल अराउजल। उन्हें इस नई किस्म की राजनीति के लिए प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग, उन्हें अलग अलग मुद्दों पर संगठित करना, ऑर्गेनाइजेशन, और फिर जो जनमत बन रहा है उसे और मजबूत और ज्यादा मुखर बनाना, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, तो ये चारों चीजें थी, अराउजल, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंसोलिडेशन। हाँ बिल्कुल। उनकी सारी शुरुआती गतिविधियां, चाहे वो जोरदार भाषण देना हो, अखबारों में तीखे लेख लिखना हो, शहरों कस्बों में सभाएं करना हो, या फिर वो याचिकाएं ही क्यों ना हो जिनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, वो सब इसी बड़े लक्ष्य को साधने के हथियार थे। रणनीति ये थी कि पहले पढ़े लिखे तबके को, जो शायद इन नए विचारों को जल्दी समझ सकता था, उन्हें पॉलिटिकली एक्टिव किया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए। फिर धीरे धीरे इस जागृति के दायरे को बढ़ाया जाए, किसानों तक, कारीगरों तक, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया जाए। मकसद सिर्फ फौरी शिकायतें दूर करना नहीं था, जैसे कोई लोकल टैक्स बढ़ गया या किसी अंग्रेज अफसर ने बदतमीजी कर दी। ये सब मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन असली मकसद था एक निरंतर चलने वाली राजनीतिक गतिविधि खड़ी करना, एक ऐसा सिलसिला बनाना जो रुके नहीं, जो चलता रहे लगातार। हाँ, जो लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखे और लोगों को जोड़े रखें, जैसे ब्रिटेन में एंटी कॉर्न लॉ लीग ने किया था। उन्होंने सालों तक लगातार अभियान चलाया, पर्चे बांटे, सभाएं की और आखिरकार सरकार को अनाज के आयात पर लगे कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। वो एक सस्टेन्ड एफर्ट था। और हाँ, एक और बहुत ही क्रूशल चीज थी, लोगों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का खौफ निकालना, उनमें ये आत्मविश्वास जगाना
कि उस समय की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली हुकूमत ब्रिटिश राज के खिलाफ भी संगठित होकर आवाज उठाई जा सकती है, राजनीतिक विरोध दर्ज कराया जा सकता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना कोई छोटा काम नहीं था। सोचिए, आज भी किसी बड़ी अथॉरिटी के खिलाफ बोलने में हिचक होती है। उस जमाने में तो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होना कितना मुश्किल रहा होगा। ये बात तो एकदम 100% सही है। वो आत्मविश्वास जगाना कि हम भी कुछ कह सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं, ये शायद सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन फिर भी ये आलोचना तो लगातार होती है, और सिर्फ बाहर वाले नहीं, बाद के दौर के कई राष्ट्रवादी नेता और इतिहासकार भी कहते हैं कि शुरुआती कांग्रेस नेता तो बड़े डरपोक थे। अंग्रेजों से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी उनमें। बस पिटिशंस, प्रेयर्स और मेमोरियल्स यानी याचिकाएं, प्रार्थनाएं और ज्ञापन, इसी में लगे रहते थे। कोई बड़ा मास मूवमेंट, कोई जन आंदोलन तो खड़ा कर नहीं पाए वो लोग। इस क्रिटिसिज्म में कितनी सच्चाई दिखती है आपको? क्या ये सिर्फ सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन है? देखिए, ये क्रिटिसिज्म ज़रूरी तो है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन ये उनकी रणनीति के सबसे अहम पहलू, उसके अंडरलाइंग पर्पस को अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने गांधी जी की तरह लाखों लोगों को सड़कों पर उतारकर बड़े जन आंदोलन या सत्याग्रह ऑर्गेनाइज नहीं किए। उस तरह का मैस मोबिलाइजेशन उस दौर में शायद संभव भी नहीं था और शायद उनकी रणनीति का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन उनकी सारी गतिविधियां, चाहे वो सरकार को भेजी गई याचिका हो, किसी हॉल में की गई सभा हो, अखबार में छपा लेख हो या कांग्रेस सेशन में पास किया गया प्रस्ताव हो, ये सब असल में लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ खींच रही थीं। ये उनका राजनीतिकरण कर रही थीं। ये गतिविधियां लोगों को राजनीतिक मुद्दों पर सोचने, आपस में बहस करने, जानकारी हासिल करने और फिर अपनी एक राय बनाने के लिए तैयार कर रही थीं। ये एक तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। हाँ, तो मतलब वो पिटिशंस और मेमोरियल्स का असली टारगेट ऑडियंस सरकार से ज़्यादा भारतीय जनता थी। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आजकल कोई आरटीआई फाइल करता है। भले ही सरकार जानकारी देने में आनाकानी करे या जानकारी मिलने पर भी तुरंत कोई एक्शन ना हो, हाँ, लेकिन उस आरटीआई से मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ जाता है, अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर बात होती है, लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है। तो वो आरटीआई सिर्फ जानकारी लेने का टूल नहीं, बल्कि अवेयरनेस फैलाने और डिस्कोर्स शुरू करने का भी जरिया बन जाती है। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष तरीका था लोगों को शिक्षित करने का। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जो उस जमाने के सबसे गहरे राजनीतिक चिंतकों में से एक थे, जिन्हें पॉलिटिकल सेज यानी राजनीतिक ऋषि भी कहा जाता था, उन्होंने इस बात की अहमियत बहुत पहले 1891 में ही समझ ली थी। एक मशहूर किस्सा है, युवा गोपाल कृष्ण गोखले, जो बाद में खुद एक बड़े नेता बने, उस वक्त सिर्फ 26 साल के थे और पूना सार्वजनिक सभा के काम में लगे थे। सभा ने बड़ी मेहनत करके तथ्यों और आंकड़ों के साथ एक मेमोरियल यानी ज्ञापन तैयार करके सरकार को भेजा। सरकार ने जवाब में बस 2 लाइन का एक रूखा सा पत्र भेज दिया, ज्ञापन को खारिज करते हुए। ओह, मतलब इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 2 लाइन? हाँ, गोखले बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि सारी मेहनत पानी में चली गई, इन अंग्रेजों पर कोई असर नहीं होता। तब जस्टिस रानाडे ने उन्हें समझाया, तुम अभी हमारे देश के इतिहास में अपनी भूमिका को ठीक से समझ नहीं रहे हो। ये याचिकाएं और ज्ञापन हम कहने को तो सरकार को भेजते हैं, पर इनका असली मकसद लोगों को शिक्षित करना है। इनके जरिए लोग इन सार्वजनिक मामलों के बारे में सोचना सीखते हैं, बहस करना सीखते हैं, अपनी राय बनाना सीखते हैं। ये काम हमें कई सालों तक लगातार करते रहना होगा, बिना किसी फौरी नतीजे की उम्मीद किए, क्योंकि इस तरह की सार्वजनिक भागीदारी वाली राजनीति इस देश के लिए बिल्कुल नई चीज है। आप समझ रहे हैं? लक्ष्य था लोगों की सोच बदलना, उन्हें राजनीतिक भाषा सिखाना, उन्हें देश के मुद्दों से जोड़ना। हाँ, ये बिल्कुल समझ आ रहा है। ये वैसा ही है जैसे आज भी किसी मोहल्ले की RWA या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मीटिंग में कोई सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा उठाया जाता है। हो सकता है नगर निगम या बिजली विभाग तुरंत एक्शन ना ले, अक्सर नहीं लेते। हाँ बिल्कुल, लेकिन मोहल्ले के लोग उस मुद्दे पर बात करने लगते हैं, संगठित होने लगते हैं, अपनी आवाज उठाना सीखते हैं। यही तो है पॉलिटिसाइजेशन का प्रोसेस। ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब नजरिए का फर्क है। जिसे हम महज कागजी कार्रवाई समझ रहे थे, वो असल में जनता की पाठशाला थी। एक लॉन्ग टर्म विजन था, जमीन तैयार करने का काम। अच्छा, तो लोगों को जगाने और उन्हें पॉलिटिकली ट्रेन करने के साथ साथ एक और जरूरी काम रहा होगा, इन बिखरे हुए अलग अलग इलाकों में काम कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना,
एक नेशनल लीडरशिप तैयार करना, क्योंकि बिना किसी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के, बिना एक तरह के हेडक्वार्टर्स के कोई भी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है? जैसे किसी सेना को लड़ने के लिए कमांड सेंटर चाहिए होता है। बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं आप। मशहूर इटालियन विचारक एंटोनियो ग्राम्शी ने कहा था कि किसी भी समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, एक बौद्धिक और संगठनात्मक हेडक्वार्टर का होना बहुत जरूरी है। कोई भी समाज या उसके लोग सिर्फ भीड़ बनकर इतिहास नहीं बना सकते। वो मीनिंगफुल पॉलिटिकल एक्शन तभी ले पाते हैं, वो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स यानी इतिहास को दिशा देने वाले कर्ता तभी बनते हैं जब वो संगठित, ऑर्गेनाइज्ड हों। और संगठन का पहला कदम होता है कि जो लोग राष्ट्रीय भावना रखते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, यानी नेता और कार्यकर्ता, वो पहले जनता को संगठित करना शुरू करें। लेकिन जनता को संगठित करने से भी पहले इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का खुद एकजुट होना जरूरी है। उनमें आपस में एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, एक सामूहिक पहचान बननी चाहिए। हाँ, पहले वो तो एक हो। बिल्कुल, वो एक दूसरे को जाने, पहचाने, एक दूसरे के काम को समझें, उनमें एक साझा नजरिया, कॉमन आउटलुक विकसित हो, एक साझा मकसद, कॉमन सेंस ऑफ पर्पस की भावना जागे, और यहाँ तक कि साझा भावनाएं, कॉमन फीलिंग्स भी पैदा हों कि हम सब एक ही बड़े काम के लिए जुटे हैं। तभी तो वो मिलकर एक राष्ट्रीय रणनीति बना सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं, वरना तो सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाते रहेंगे। अच्छा, तो इसीलिए शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन 1885 का एक मुख्य मकसद सिर्फ प्रस्ताव पास करना नहीं था, बल्कि ये भी था कि देश के अलग अलग कोनों से आए नेता एक दूसरे से मिलें, व्यक्तिगत रूप से जाने पहचाने, एक नेटवर्क बनाए। हाँ, बिल्कुल यही बात थी। मार्च 1885 में जो सर्कुलर पहले कांग्रेस सेशन के लिए जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि कांग्रेस का एक इरादा है देश की राष्ट्रीय प्रगति के काम में लगे सभी सबसे गंभीर कार्यकर्ताओं, अर्नेस्ट लेबरर्स इन द कॉज ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, को एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित कराना, नजर आए, पर्सनली नोन टू ईच अदर। नजर आए। ये सिर्फ फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये नेटवर्किंग और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी एक तरह से। सही। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य है देश के सभी प्रेमियों के बीच सीधे मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संपर्क, डायरेक्ट फ्रेंडली पर्सनल इंटरकॉर्स के माध्यम से सभी संभावित नस्लीय, धार्मिक या प्रांतीय पूर्वाग्रहों को, रेस, क्रीड और प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस को मिटाना, और साथ ही देश के लिए काम करने वाले सभी गंभीर कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और दोस्ती को बढ़ावा देना। आप सोचिए ये कितनी दूर की सोच थी। हाँ, मतलब सिर्फ मुद्दे नहीं, रिश्ते भी बनाना। बिल्कुल, संस्थापकों ने ये गहराई से समझा था कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की पहली और सबसे बुनियादी शर्त एक एकजुट राष्ट्रीय लीडरशिप है। वो नेतृत्व बाद में किस सामाजिक वर्ग से ज्यादा आएगा, उसकी विचारधारा क्या होगी, यानी उसका सोशियो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, ये सब बात के सवाल थे। ये तो निर्भर करता कि समाज के विभिन्न वर्ग कैसे विकसित होते हैं, कौन सी विचारधाराएं ज्यादा प्रभावी होती हैं, वैचारिक संघर्षों का नतीजा क्या निकलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन पहली जरूरत थी एक कोर टीम बनाना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले होता है। एग्जैक्टली जैसे आप कोई बड़ा कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक कोर टीम। ऐसे लोग जो एक दूसरे को जाने, एक दूसरे पर भरोसा करें और एक कॉमन गोल पर सहमत हों, भले ही उनके बैकग्राउंड, स्किल्स या सोचने का तरीका अलग अलग हो। बिना हेडक्वार्टर्स के, बिना एक यूनिफाइड कमांड के फौज लड़ाई नहीं जीत सकती। सही बात है, लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाना पहली प्राथमिकता थी। अच्छा, इस लीडरशिप और लोगों को जगाने के साथ साथ क्या इन शुरुआती नेताओं ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को भी भारत में लाने और उसकी जड़ें जमाने की कोशिश की? क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेजी राज था, लोकतंत्र तो दूर की कौड़ी थी। हाँ, ये उनके काम का एक बेहद महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की बुनियाद ही जनता की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल के सिद्धांत पर रखी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने खुले तौर पर कहा था, नया सबक ये है कि राजा लोगों के लिए बने हैं, लोग राजाओं के लिए नहीं। The new lesson is that kings are made for the people, not peoples for their kings.
आप सोचिए उस जमाने में जब ब्रिटिश महारानी का राज था, ये कहना कितनी क्रांतिकारी बात थी। ये सीधे सीधे राजशाही और तानाशाही के विचार को चुनौती थी। बिल्कुल सीधी चुनौती। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। कांग्रेस का अपना संगठन और कामकाज शुरू से ही एक संसद पार्लियामेंट की तरह चलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि कांग्रेस शब्द भी उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के इतिहास से लिया था, जहाँ इसका मतलब ही होता है लोगों की सभा या सम्मेलन, असेंबली ऑफ द पीपल। अरे वाह, मतलब कांग्रेस के जो सालाना सेशंस होते थे उनमें बाकायदा बहस मुबाहिसा होता था, प्रस्ताव रखे जाते थे, उन पर वोटिंग होती थी, जैसे आज हमारी संसद में होता है। बिल्कुल। कांग्रेस के सेशन की कार्यवाही पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पर आधारित थी। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा पहले बहस और चर्चा, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए रखा जाता था। नेता अपनी अपनी राय रखते थे, तर्क वितर्क होता था और फिर प्रस्तावों पर आम सहमति बनाने की कोशिश होती थी। अगर सहमति नहीं बनती थी तो कभी-कभी वोटिंग भी होती थी। तो असल में देखा जाए तो ये कांग्रेस ही थी, ना कि वो नौकरशाही और तानाशाही पर आधारित औपनिवेशिक सरकार और तौर तरीकों को भारत में लोकप्रिय बनाया और उसकी जड़ें जमाई। अंग्रेज सरकार तो हमें लोकतंत्र सिखाने नहीं आई थी, वो तो यहाँ अपना शासन चलाने आई थी। लोकतंत्र की असली ट्रेनिंग तो कांग्रेस के मंच पर हो रही थी, जहाँ अलग अलग मतों के लोग एक साथ बैठकर बहस करना और निर्णय लेना सीख रहे थे। और सिविल लिबर्टीज का क्या, यानी नागरिक स्वतंत्रताएं, जैसे बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, बिना डर के सरकार की आलोचना करने का हक, एसोसिएशन बनाने का हक, क्या ये भी उनके एजेंडा पर था? ये उनके एजेंडा का एक अभिन्न अंग था। इसके बिना तो उनकी पूरी राजनीति ही अधूरी थी। आप उनके रिकॉर्ड को देखिए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर होने वाले हर हमले का पुरजोर विरोध किया। जब भी सरकार ने कोई ऐसा कानून लाने की कोशिश की जिससे अखबारों या नेताओं की आवाज़ दबाई जा सके, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, कांग्रेस ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किए, सभाएं की, विरोध जताया। उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग करने के लिए लगातार संघर्ष किया। अच्छा, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला मुद्दा भी तब उठाया था? हाँ बिल्कुल। वो चाहते थे कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे प्रशासनिक अधिकारी ही जज बनकर सजा न सुनाने लगें, क्योंकि इससे न्याय प्रभावित होता है। सोचिए ये मांग आज भी कितनी रेलेवेंट है। और उन्होंने नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी जमकर आवाज उठाई, चाहे वो रेलवे के डिब्बों में भारतीयों के साथ होने वाला बुरा बर्ताव हो, या सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कमतर समझा जाना हो, या फिर इल्बर्ट बिल जैसा विवाद हो। ये सारी लड़ाइयां असल में नागरिक अधिकारों की ही लड़ाइयां थीं। हाँ, ये सब फंडामेंटल राइट्स की लड़ाइयां थी। बिल्कुल। और ये परंपरा आज भी जारी है। आज भी जब हम फ्री स्पीच पर बहस करते हैं, या कोई पत्रकार अपनी रिपोर्ट के लिए दबाव झेलता है, या कोई नागरिक आरटीआई का इस्तेमाल करके सरकार से जवाबदेही मांगता है, या किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठती है, तो वो कहीं ना कहीं उसी नींव पर खड़ी होती है जिसे इन शुरुआती राष्ट्रवादियों ने रखा था। ये सब बातें सुनकर तो लगता है कि उनका काम कितना फाउंडेशनल था। लोकतंत्र की बात करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जगाना, एक राष्ट्रीय नेतृत्व बनाना, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ना। लेकिन ये सब करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए उन्हें सबसे पहले एक गहराई से समझना पड़ा होगा कि ये दुश्मन आखिर है कौन, ये कॉलोनियलिज्म चीज़ क्या है, इसकी ताकत कहाँ है, इसकी कमजोरियां क्या हैं, ये भारत का शोषण कैसे कर रहा है, और इससे लड़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। मतलब पहले दुश्मन को समझना जरूरी था, एक पूरी समझ, एक एनालिसिस विकसित करनी पड़ी होगी। एग्जैक्टली। ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी बौद्धिक काम था। उन्हें पहले उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की एक विस्तृत और गहरी समझ, एनालिसिस विकसित करनी थी, और फिर उस समझ के आधार पर एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बनानी थी। ये विचारधारा ही तो आंदोलन का आधार बनती, लोगों को एकजुट करती और दिशा दिखाती। और इस मामले में वो एक ही समय में सीखने वाले भी थे और सिखाने वाले भी थे। अच्छा, लर्नर्स भी और टीचर्स भी। हाँ, क्योंकि आप सोचिए 1870 या 1880 के दशक में दुनिया में कोई बनी बनाई रेडीमेड एंटी कॉलोनियल विचारधारा या कोई हाउ टू गाइड बुक तो थी नहीं कि बस उसे पढ़ा और आंदोलन शुरू कर दिया। उन्हें खुद ही जमीनी हकीकत का ठोस अध्ययन, कॉन्क्रीट स्टडी ऑफ रियलिटी करना पड़ा, ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करना पड़ा, अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखना पड़ा, और फिर धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में अपनी विचारधारा गढ़नी पड़ी।
जैसे कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है, वैसे ही वो लोग राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नई समझ विकसित कर रहे थे। मतलब उन्हें खुद ही ये फिगर आउट करना था कि हम भारतीय एक साझा पहचान, एक राष्ट्र के रूप में कौन है, और ये जो अंग्रेजी राज है ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। क्या ये वाकई सिविलाइजिंग मिशन पर हैं जैसा वो दावा करते हैं, या इनका असली मकसद कुछ और है? ये एक जबरदस्त वैचारिक मंथन रहा होगा, अपने आप से और दूसरों से भी। बिल्कुल, कोई भी राष्ट्रीय संघर्ष शुरू होने से पहले एक गहरा वैचारिक संघर्ष होना लाजमी है। ये संघर्ष होता है अपनी पहचान को समझने का, हम कौन हैं, और दुश्मन की प्रकृति को समझने का, उपनिवेशवाद क्या है और ये हमारा दुश्मन कैसे है। शुरुआती राष्ट्रवादियों को कई बेहद मुश्किल और उलझे हुए सवालों के जवाब खोजने थे। क्या ब्रिटेन वाकई भारत पर भारत के भले के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए शासन कर रहा है, जैसा कि वो लगातार प्रचारित करते थे, या फिर शासक अंग्रेज और शासित भारतीय के हितों में कोई बुनियादी टकराव है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल था। बिल्कुल। क्या भारतीय लोगों का असली झगड़ा सिर्फ भारत में मौजूद घमंडी और नस्लभेदी ब्रिटिश अफसरों से है, या लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार से है, या फिर इस पूरे उपनिवेशवादी सिस्टम से है जो शोषण पर ही आधारित है? क्या हम भारतीय लोग जो उस समय बिखरे हुए थे, गरीब थे, हथियारों से लैस नहीं थे, इतने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में सक्षम भी हैं? और अगर हैं तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जानी है, क्या तरीके अपनाने हैं? क्या सिर्फ याचिकाएं काफ़ी हैं या कुछ और करना होगा? इन सवालों के जवाब रातों रात नहीं मिल सकते थे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े और नए काम में इतने मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में उनसे गलतियां भी हुई होंगी। शायद वो अंग्रेज़ों के इरादों को समझने में कहीं चूके होंगे। ये लड़ाई के तरीकों पर उनकी राय हमेशा सही नहीं रही होगी। बिल्कुल हुई, और ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे गलतियां हुईं। जैसे स्रोत बताते हैं कि शुरुआती राष्ट्रवादी नेता शायद 20वीं सदी की शुरुआत तक भी औपनिवेशिक राज्य के असली चरित्र को, उसकी दमनकारी, रिप्रेसिव और शोषक एक्सप्लॉइटेटिव प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। उन्हें शायद कहीं न कहीं ये उम्मीद बनी रही कि अगर हम अपनी बात तर्क और तथ्यों के साथ ब्रिटिश जनता और संसद के सामने रखेंगे तो अंग्रेज, जो खुद को न्यायप्रिय और उदार मानते हैं, हाँ, जो उनका सेल्फ इमेज था, बिल्कुल, वो हमारी बात मान जाएंगे और भारत को ज्यादा अधिकार दे देंगे। ये शायद उनकी एक बड़ी भूल थी जिसे बाद के नेताओं ने पहचाना। लेकिन किसी भी गंभीर प्रयास में, किसी भी लर्निंग प्रोसेस में कुछ गलतियां होना एक अनिवार्य हिस्सा, इनएविटेबल पार्ट होता है। जब आप कुछ नया करने निकलते हैं तो ठोकरें लगती ही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो शायद ये अच्छा ही था कि उनके पास कोई रेडीमेड कटा-छटा, बिल्कुल सीधा सादा फॉर्मूला, रेडीमेड कट एंड ड्राइड सिमेट्रिकल फॉर्मूला नहीं था। हाँ, कोई बनी बनाई रेसिपी नहीं थी, क्योंकि अक्सर ऐसे बने बनाए फॉर्मूले हकीकत से दूर होते हैं, उनमें ज़मीनी सच्चाइयों की जटिलता नहीं होती, और इसलिए वो किसी भी आंदोलन या बदलाव के लिए अच्छे गाइड नहीं बन पाते। उन्हें खुद सोचना पड़ा, बहस करनी पड़ी, प्रयोग करने पड़े और अपनी गलतियों से सीखना पड़ा। इसी प्रक्रिया ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक ज़्यादा मजबूत और ज़मीनी आधार दिया। तो सार ये निकलता है कि भले ही शुरुआती कांग्रेस नेताओं ने बड़े जन आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं किए, सड़कों पर लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि शायद उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। एक वैचारिक संघर्ष, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल छेड़ा और उसे बहुत सलीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने वो बौद्धिक जमीन तैयार की जिस पर बाद के आंदोलन खड़े हो सकें। हाँ, ये बात गांठ बांधने लायक है। इसे समझना उनके पूरे योगदान को समझने की कुंजी है। कोई भी राष्ट्रवादी या साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, वो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, बनने से पहले हमेशा उपनिवेशवाद के बारे में संघर्ष, स्ट्रगल अबाउट कॉलोनियलिज्म होता है। स्ट्रगल अबाउट कॉलोनियलिज्म बिफोर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। अच्छा पॉइंट है। हाँ, पहले आपको दुश्मन को वैचारिक स्तर पर समझना होता है, उसकी श्रेष्ठता के दावों को चुनौती देनी होती है, उसकी नीतियों का पर्दाफाश करना होता है, अपनी खुद की विचारधारा बनानी होती है, और फिर लोगों को ये समझाना होता है कि ये व्यवस्था उनके हित में क्यों नहीं है और इसे बदलना क्यों जरूरी है।
और कांग्रेस के संस्थापकों ने, उन शुरुआती नेताओं ने उपनिवेशवाद के बारे में इस संघर्ष को, इस आइडियोलॉजिकल बैटल को बहुत ही शानदार ढंग से और बड़ी कुशलता से लड़ा। उन्होंने ब्रिटिश राज के बेनेवलेंट होने के दावे की धज्जियां उड़ाईं, आर्थिक शोषण को उजागर किया और एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश किया। उन्होंने वो वैचारिक जमीन तैयार की, वो बौद्धिक हथियार गढ़े जिनका इस्तेमाल करके बाद की पीढ़ियां ज्यादा बड़े और ज्यादा कम्बैटिव आंदोलन खड़े कर सकीं। उन्होंने नींव रखी जिस पर इमारत बाद में बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछली बार हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर बात की थी, बिपिन चंद्र की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 5 के आधार पर। हाँ। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस के शुरुआती रूप, उसके मकसदों और इसमें वो ए.ओ. ह्यूम की भूमिका की हकीकत को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस मतलब जैसी आज दिखती है या बाद में बनी, वैसी वो अपनी शुरुआत में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसका मिजाज, उसका ढांचा, सब कुछ काफी अलग था। हाँ, सोर्स टेक्स्ट भी यही इशारा करता है ना कि कांग्रेस को एक पार्टी की तरह नहीं देखा गया शुरू में, हाँ, बल्कि एक मूवमेंट की तरह, एग्जैक्टली, एक आंदोलन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई तय मेंबरशिप नहीं, कोई आइडियोलॉजी का पर्चा नहीं जिस पे साइन करके जुड़ना हो, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। हाँ, सही समझिए आप। शुरुआत में ये बहुत फ्लेक्सिबल था। ऐसा नहीं था कि आपको किसी खास पॉलिटिकल लाइन या आइडियोलॉजी के प्रति कट्टर कमिटमेंट दिखानी पड़े। बस कुछ बुनियादी मोटी मोटी बातें थीं जिन पर आम सहमति होनी चाहिए थी, और सबसे जरूरी थी एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर नेशनलिज्म की भावना। अच्छा। यानी देश के बारे में सोचना और ये मानना कि ये देश सबका है, बिना धर्म या जाति के भेदभाव के, और यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। ये तो बड़ी बात थी उस जमाने में। बहुत बड़ी बात। सोचिए, जैसे किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में अलग अलग विंग के लोग पानी, बिजली या सिक्योरिटी के मुद्दे पर साथ आते हैं। हाँ हाँ, आते हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हो सकती हैं, अपनी अपनी सोच हो सकती है, पर सोसाइटी के भले के लिए एक कॉमन एजेंडा पर सहमत हो जाते हैं। कांग्रेस का शुरुआती आइडिया कुछ वैसा ही था। मतलब एक बड़ा मंच। हाँ, एक बड़ा मंच जहाँ देश के लिए सोचने वाले अलग अलग लोग जमा हो सके। तो ये एक तरह का मतलब महागठबंधन या एक बड़ा छाता बन गया, जिसके नीचे अलग अलग राजनीतिक सोच वाले, अलग अलग रुझान वाले लोग आ सकते थे। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती थी शुरू में, और ताकत भी। इस लचीलेपन, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही इसमें जबरदस्त डाइवर्सिटी आ सकी। किस तरह की डाइवर्सिटी? अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेंड्स, कोई नरम, कोई थोड़े गर्म मिजाज वाले, अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग सोशल क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स, सब इसमें शामिल हो सकते थे। बस वो एक शर्त पर। हाँ, शर्त बस एक थी, वो बुनियादी कमिटमेंट डेमोक्रेटिक और सेक्युलर नेशनलिज्म की। और उस जमाने में जब समाज धर्म, जाति, इलाके में बुरी तरह बटा हुआ था, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था कि हम इन पहचानों से ऊपर उठकर एक भारतीय पहचान बनाएं। बिल्कुल, एक भारतीय पहचान। और ये विविधता सिर्फ सदस्यों में ही नहीं थी, शायद मुझे लगता है लीडरशिप में भी थी। सोर्स कहता है नेताओं में भी अलग सोच वाले लोग थे। हाँ, बिल्कुल थी। लीडरशिप में भी साफ दिखती थी। अलग अलग राजनीतिक विचार वाले, कुछ ब्रिटिश राज से भिड़ने के मामले में ज्यादा उग्र, मतलब मिलिटेंट थे, तो कुछ संयम से काम लेना चाहते थे। अच्छा। यहाँ तक कि उनकी इकोनॉमिक अप्रोचेस भी अलग अलग थीं। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कॉलेज का कोई बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो। हाँ। कैसे? भाई, कोई डेकोरेशन में माहिर है, कोई स्पॉन्सरशिप लाने में, कोई इवेंट मैनेजमेंट में। सबका हुनर अलग, नजरिया अलग, पर मकसद एक, फेस्टिवल को कामयाब बनाना। बिल्कुल सही मिसाल है। यही कांग्रेस की शुरुआती ताकत थी कि वो इन अलग अलग धाराओं को एक मंच पर लाने में कामयाब रही, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। और ये आसान काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो फिर इतने अलग अलग सोच वाले नेताओं का, जिन्हें हम अक्सर नरमपंथी या मॉडरेट्स कहते हैं, एक साथ आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब क्या हासिल करना चाहते थे ये लोग, या आंदोलन खड़ा करके? देखिए, उनके उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे और उस समय की हकीकत को, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। सोर्स में 4 बुनियादी मकसद साफ बताए गए हैं। हाँ, क्या थे वो? पहला, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना। आज हमें ये शब्द बहुत स्वाभाविक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। पर 1880 के दशक में, जब समाज गहरे धार्मिक और जातीय विभाजनों से जूझ रहा था,
तब सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात करना यह अपने आप में एक बहुत साहसी, बहुत बोल्ड और दूरदर्शी कदम था। ये कहना कि हमारी राष्ट्रीय पहचान हमारे धर्म से बड़ी है। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, उस वक्त तो पहचान का मतलब ही ज्यादातर लोगों के लिए धर्म या जाति होता था। ऐसे में एक साझा धर्मनिरपेक्ष मंच बनाना वाकई विजनरी लगता है। सही कहा। और दूसरा मकसद? दूसरा बड़ा मकसद था लोगों को पॉलिटिसाइज करना। पॉलिटिसाइज करना मतलब? राजनीतिकरण। हाँ, यानी राजनीतिक रूप से जागरूक और शिक्षित करना। आम जनता को ये समझाना कि देश क्या होता है, सरकार कैसे काम करती है, उनके नागरिक अधिकार क्या हैं, और सबसे जरूरी बात कि ये जो ब्रिटिश राज है ये उनके हित में क्यों नहीं है। अच्छा। ये कैसे उनका शोषण कर रहा है। ये आज के वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स या आरटीआई एक्टिविज्म जैसा लग सकता है। हाँ, लेकिन ये उसका बिल्कुल शुरुआती बुनियादी रूप था। समझिए, जैसे किसी को पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर वो अखबार पढ़ पाता है। ये लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का पहला पाठ था। मतलब लोगों को सिर्फ आजादी के नारे लगाना नहीं सिखाना था, बल्कि उन्हें ये समझाना था कि वो आजादी क्यों चाहते हैं और कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा मकसद था इस आंदोलन के लिए एक हेडक्वार्टर्स बनाना। हेडक्वार्टर्स मतलब एक ऑफिस? ऑफिस से ज्यादा एक केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप तैयार करना, एक अखिल भारतीय, एक ऑल इंडिया नेताओं का समूह बनाना जो पूरे देश में चल रही कोशिशों को एक दिशा दे सके, उनमें तालमेल बिठा सके। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ, वरना अलग अलग कोनों में उठी आवाजें बिखर जाती। जैसे किसी बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस होता है ना, जो सारी ब्रांचेस को गाइड करता है, वैसा कुछ। समझ गए। और चौथा और शायद सबसे अहम मकसद था एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करना और उसे फैलाना। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? इसका मतलब था लोगों के मन में धीरे धीरे ये विचार मजबूत करना कि हम भारतीय हैं, हमारी एक साझा पहचान है, हमारा एक साझा इतिहास और साझा भविष्य है। और ये जो अंग्रेजी हुकूमत है ये बाहरी है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है और ये हमारे देश के संसाधनों का शोषण कर रही है। एक हम बनाम वो का नैरेटिव तैयार करना। अच्छा, अस वर्सेस देम। हाँ, जो किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन की जान होता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाने की कोशिश थी। तो ये थे उनके बड़े लक्ष्य। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक आंदोलन की नींव, जनता का राजनीतिकरण, एक केंद्रीय नेतृत्व और एक राष्ट्रवादी विचारधारा। हाँ, मोटे तौर पे यही। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो इन मकासदों में कामयाब रहे? खासकर शुरुआती सालों में उनका काम कैसा रहा? क्योंकि उनकी आलोचना तो बहुत होती है। हाँ, होती है। कि वो बहुत धीमे थे, सिर्फ याचिकाएं देते थे, पिटिशंस डालते थे, अंग्रेजों से रियायतें मांगते थे। उससे भला क्या हासिल होता था? देखिए, यहीं पर इतिहास को सही नजरिए से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अच्छा। हमें उनकी कामयाबी या नाकामयाबी को आज के पैमानों से नहीं आंकना चाहिए, या बाद के गरम दल या गांधीवादी आंदोलन के मानकों से भी नहीं। तो फिर कैसे आंखें? उन्हें उनके अपने तय किए गए मकसदों के हिसाब से परखना चाहिए। और अगर हम उस पैमाने पर देखें तो सोर्स साफ कहता है कि उनकी उपलब्धियां काफी ठोस थीं। सच में? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है कि 1880 के दशक की एक छोटी सी मतलब एलीट शुरुआत से बढ़कर कांग्रेस आगे चलकर 20वीं सदी का दुनिया के सबसे शानदार जन आंदोलनों, पॉपुलर मास मूवमेंट्स में से एक बनी। हाँ, ये बात तो है। इस विशाल इमारत की नींव तो इन्हीं शुरुआती नेताओं ने बेहद मुश्किल हालात में रखी थी। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। नींव अगर कमजोर हो तो इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और एक बड़ी दिलचस्प बात सोर्स में मिलती है, दादा भाई नौरोजी का जिक्र है। हाँ, नौरोजी का। उनका 1905 का एक पत्र है D.E. वाचा के नाम। हाँ। नौरोजी उसमें लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो नई पीढ़ी में असंतोष मतलब डिसकंटेंट और अधीरता इम्पेशंस पैदा की है, मतलब ये जो युवा कहने लगे हैं कि कांग्रेस बहुत धीमी है, कुछ ठोस नहीं कर रही, ये खुद कांग्रेस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। हाँ। है ना कमाल की बात? ये तो कमाल है। मतलब लोगों की शिकायतें ही उनकी कामयाबी का सबूत बन गई। बिल्कुल। What's fascinating here is ये नजरिया, आलोचना को अपनी प्रगति का पैमाना मानना। गजब। नौरोजी आगे कहते हैं कि कांग्रेस का काम है जरूरी क्रांति, रेवोल्यूशन लाना। अब वो क्रांति शांतिपूर्ण, पीसफुल होगी या हिंसक, वायलेंट, ये ब्रिटिश सरकार की समझदारी या नासमझी और ब्रिटिश लोगों के रवैये पर निर्भर करेगा। बाप रे, 1905 में ये कहना। सोचिए,
कितनी दूर की सोच और कितना आत्मविश्वास। वाकई ये तो गजब का आत्मविश्वास था। और सिर्फ नौरोजी ही नहीं, शायद गोखले का भी जिक्र है। हाँ, जीके गोखले ने 1907 में इस शुरुआती दौर का जो मूल्यांकन किया वो भी बहुत गंभीर और मतलब सीखने लायक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और मैं जोर से उनके शब्दों का भाव बताने की कोशिश करता हूं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की तरक्की के उस पड़ाव पर हैं जहां हमारी कामयाबियां छोटी ही होंगी और निराशाएं बार-बार और ज्यादा तकलीफदेह होंगी। ईश्वर ने हमें इस संघर्ष में यही भूमिका दी है और हमारी जिम्मेदारी तब पूरी हो जाती है जब हम अपनी इस भूमिका से जुड़े काम ईमानदारी से कर लेते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और गोखले आगे जो कहते हैं वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये तय है कि आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेवा अपनी सफलताओं के जरिए करने का मौका मिलेगा, लेकिन हम जो आज की पीढ़ी हैं, हमें मुख्य रूप से अपनी असफलताओं, फेलियर्स के जरिए ही देश की सेवा करके संतोष करना होगा। असफलताओं के जरिए सेवा? ये कैसे? उनका मतलब था, क्योंकि असफलताएं चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगें, इन्हीं से वो ताकत, वो स्ट्रेंथ पैदा होगी जो अंत में बड़े कामों को अंजाम देगी। वाह, ये विनम्रता, ये धैर्य, ये लॉन्ग टर्म विजन कमाल का है। हाँ। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई रातों रात सफल होना चाहता है, स्टार्टअप कल्चर में जहां फेलियर को ग्लोरीफाई तो करते हैं पर झेलना मुश्किल होता है। सही बात है। उस जमाने में ये नेता कितनी गहरी समझ रखते थे कि बड़ी लड़ाई छोटे छोटे कदमों और अक्सर नाकामयाबियों से ही जीती जाती है। एब्सोल्युटली, ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन गोखले जी की बात से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। जो इस शुरुआती दौर की मुश्किलों और रणनीतियों से जुड़ा है, और वो है एओ ह्यूम की भूमिका। सोर्स भी इस सवाल को उठाता है। हाँ, ह्यूम का रोल जरूरी सवाल है। हाँ, अगर कांग्रेस के संस्थापक नेता दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे लोग इतने काबिल थे, इतने देशभक्त, इतने ऊंचे चरित्र वाले थे, हाँ। बिल्कुल थे, तो उन्हें कांग्रेस के मुख्य आयोजक, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर एक अंग्रेज, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ तक कि लाला लाजपत राय जैसे नेता, जो बाद में गरम दल के माने गए, वो भी मानते थे कि ह्यूम एक अच्छे इंसान थे, उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे, पर फिर भी एक अंग्रेज को ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? इसका जवाब, जैसा सोर्स इशारा करता है, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में, कंडीशंस ऑफ द टाइम में छिपा है। अच्छा, कैसी परिस्थितियां? पहली बात, भारत एक बहुत बड़ा देश था और उस वक्त राजनीतिक रूप से सक्रिय और संगठित लोग बहुत कम थे, मतलब उंगलियों पर गिने जाने लायक। ठीक है। दूसरी और ज्यादा अहम बात, सरकार का खुलकर विरोध करने की, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन बनाने की परंपरा भी मजबूत नहीं हुई थी। ब्रिटिश राज बहुत ताकतवर था और उसका रवैया किसी भी राजनीतिक गतिविधि को लेकर बेहद शंकालु, सस्पिशियस और दमनकारी, रिप्रेसिव था। माहौल आज जैसा नहीं था कि कोई भी एसोसिएशन बनाकर सरकार की आलोचना कर सके। डर था, मतलब डर था, झिझक थी और दमन का खतरा वास्तविक था, रियल था। तो मतलब ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी, एक स्ट्रेटेजिक मूव। हाँ, कह सकते हैं कि नौरोजी, रानाडे, मेहता जैसे बेहद हिम्मती और सम्मानित नेताओं ने भी ह्यूम के साथ सहयोग इसलिए किया ताकि अपने इस नए नवेले संगठन को, जो अभी बहुत नाजुक दौर में था, उसे सीधे सीधे सरकारी दुश्मनी, ऑफिशियल हॉस्टिलिटी से बचाया जा सके। हाँ, ये एक मुख्य कारण था। उन्होंने सोचा कि अगर मुख्य आयोजक एक जाना माना रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होगा तो शायद वाइसरॉय और दूसरे अंग्रेज अधिकारी कम शक करेंगे। बिल्कुल। उन्हें लगेगा कि चलो ये तो अपना ही आदमी है, कोई सबवर्सिव या खतरनाक काम नहीं होने देगा। एक तरह से ह्यूम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। प्रिसाइसली, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड, एक कवच बनाने की कोशिश थी। गोखले ने 1913 में इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया भी था, जैसा सोर्स बताता है। अच्छा, गोखले ने भी कहा? क्या कहा था? उन्होंने कहा था, और ये सुनना बहुत जरूरी है, कोई भी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू नहीं कर सकता था। कोई भी भारतीय नहीं। अगर किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू करने की कोशिश की होती जो पूरे भारत को समेटता हो, तो भारत में बैठे अधिकारी उसे पनपने ही नहीं देते। ओहो। अगर कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज और एक प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी नहीं होता, तो उन दिनों राजनीतिक आंदोलन और पॉलिटिकल एजिटेशन के प्रति इतना ज्यादा अविश्वास, डिस्ट्रस्ट था कि अधिकारी तुरंत उस आंदोलन को दबाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते।
वाह, ये तो कमाल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। मतलब सरकार के संभावित हमले से बचने के लिए, उसके शक को कम करने के लिए एक अंग्रेज को ही आगे कर दिया। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कभी-कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी मुश्किल बॉस से डील करने के लिए किसी सीनियर या उसके करीबी को बीच में डाला जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। या घर के किसी बड़े झगड़े में किसी समझदार रिश्तेदार को पंच बनाया जाता है ताकि सीधी टक्कर से बचा जा सके। हाँ, इसे आप उनकी राजनीतिक चतुराई, पॉलिटिकल विजडम कह सकते हैं। उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि अभी सीधे सीधे टकराने का वक्त नहीं आया है। पहले संगठन को मजबूत करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, इसके लिए समय चाहिए था और ह्यूम ने वो जरूरी प्रोटेक्टिव कवर मुहैया कराया एक तरह से। तो यहाँ मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। पिछली बार हमने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात की थी। हाँ, सेफ्टी वॉल्व। कि कुछ अंग्रेज, शायद ह्यूम और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि भारतीयों का बढ़ता हुआ गुस्सा, उनका असंतोष इस मंच के जरिए शांति से बाहर निकल जाए और कोई बड़ा विस्फोट ना हो। हाँ, ये उनकी सोच हो सकती है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भारतीय नेता ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे थे। लाइटनिंग कंडक्टर, ये एनालॉजी थोड़ी और समझाइए। सेफ्टी वॉल्व और लाइटनिंग कंडक्टर में क्या फर्क है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, सेफ्टी वॉल्व का काम क्या होता है? जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है। हाँ। जब अंदर भाप का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो वो सीटी बजती है और अतिरिक्त दबाव, एक्सेस प्रेशर, बाहर निकल जाता है। इससे कुकर फटने से बच जाता है। ठीक है। अंग्रेज शायद यही सोच रहे थे कि कांग्रेस भारतीयों के गुस्से को निकालने का एक हार्मलेस जरिया बन जाएगी, जिससे ब्रिटिश राज सुरक्षित रहेगा। एक सेफ्टी वॉल्व। अच्छा। और लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर ऊंची इमारतों पर लगाया जाता है। उसका काम क्या है? जब आसमानी बिजली गिरती है, हाँ। जो कि इमारत को नष्ट कर सकती है, हाँ। तो वो लाइटनिंग कंडक्टर उस बिजली को अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट्स द डेंजर, और उसे सुरक्षित रूप से जमीन के अंदर पहुंचा देता है। ग्राउंड्स इट सेफली। अच्छा, इससे इमारत बच जाती है। समझ गए। तो भारतीय नेता सोच रहे थे कि ब्रिटिश सरकार का जो गुस्सा, शक और दमन रूपी आसमानी बिजली है, हाँ। वो सीधे इस नई बनी कांग्रेस पर गिरने के बजाय ह्यूम रूपी लाइटनिंग कंडक्टर पर गिरेगी। ह्यूम अंग्रेज थे, रिटायर्ड ऊंचे अधिकारी थे, उन पर सीधा हमला करना सरकार के लिए मुश्किल होता। बिल्कुल। तो ह्यूम के कवच में कांग्रेस बच जाएगी और धीरे धीरे मजबूत होती रहेगी। एग्जैक्टली। वो ह्यूम को सरकारी प्रकोप, ऑफिशियल रॉथ से बचाने वाली ढाल के रूप में देख रहे थे। और सोर्स का निष्कर्ष यही है कि बाद की घटनाओं ने, लेटर डेवलपमेंट्स ने यही साबित किया कि कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदें ही ज्यादा पूरी हुई, अंग्रेजों की सेफ्टी वाल्व वाली उम्मीदें नहीं। कांग्रेस सेफ्टी वाल्व बनकर रह नहीं गई, बल्कि उसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने और उसे दिशा देने में एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह क्रूशल भूमिका निभाई। उसने शुरुआती झटकों को सहा और आंदोलन को बढ़ने का मौका दिया। ये विश्लेषण तो वाकई पूरी तस्वीर बदल देता है। इसने तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी को सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि उसे उलट कर रख दिया। हाँ, एक तरह से। यह दिखाता है कि हमारे शुरुआती राष्ट्रीय नेता, जिन्हें अक्सर सिर्फ याचिकाएं देने वाले सीधे साधे लोग समझ लिया जाता है, हाँ, अक्सर ये छवि है, वो असल में कितने गहरे रणनीतिकार, श्रूड स्ट्रैटेजिस्ट्स और व्यवहारिक बुद्धि वाले प्रैग्मैटिक लोग थे। बिल्कुल। वो हवाई किले नहीं बना रहे थे। उन्हें अपनी सीमाओं का भी पता था और दुश्मन की ताकतों का भी, और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव की कहानी सिर्फ आदर्शवाद, देशभक्ति और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये गहरी राजनीतिक समझ, दूरदर्शिता और अद्भुत रणनीतिक कौशल की भी कहानी है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 5, Foundation of the Indian National Congress, The Reality of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.